नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत का खेल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ चाहता है। मेरी तवक्कुआत, जब मेरा एस्टीमेट, जब मेरा जो अंदाज़ा है, जो मेरा तखमीना है, उससे भी कहीं पहले खेल अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। वो अपोजिशन जिसने अगस्त 2018 में हुकूमत जब से बनी है या सिलेक्ट हुई है या ये इसको हमारे ऊपर नाफिज किया गया है, उसके मुकाबले में बावजूद मेहंदी लगाई थी, मेहंदी सूखी है नहीं सूखी, उसका रंग इनके हाथों में चढ़ा है नहीं चढ़ा, खुशी की बात या मेरे लिए तसल्ली की बात यह है कि उन्होंने उस मेहंदी को उतारने का फ़ैसला कर लिया और एहतजाजी जलसों का शेड्यूल कल हतमी सामने आ चुका है। 16 अक्टूबर को बज़ाहिर जो आया शेड्यूल, 16 अक्टूबर को जलसे शुरू हो रहे हैं, वो 13 दिसंबर को लाहौर में आखिरी जलसा मुझे मालूम लगता है। यानी कि तकरीबन 2 माह के अंदर अपोजिशन ने और कई जलसे करने हैं, लेकिन बड़े बड़े शहर कोयटा, पेशावर, कराची ये सारे कवर कर चुके होंगे। इससे पहले कि मैं इस अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक के बारे में अपने अंदाज़े बताऊं या वो जो मेरा एक बयानिया पिछले 8-10 साल से मेरे कॉलम्स में और मेरे टीवी प्रोग्राम्स में चल रहा था, उसके बैकग्राउंड में इसको कनेक्ट करूं और आगे चलाऊं, मैं 2-3 बातें जो FIR कल कटी है, वो चूँकि उसमें बड़ा शोर हो गया और मुझे इत्तफाक है कि हमारा ज़रा नया चैनल है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स है और 7-8 घंटे बाद जाके डाउनलोड हुआ, लेकिन ये सुबह प्रोग्राम 11 बजे मैंने रिकॉर्ड करा दिया था और उस FIR के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव तबसरा किया था। अब उस FIR के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात कल रात को आई और वो मेरे लिए मिजाहिया थी या ट्रेजिडी थी, उससे बंदा हंसे या रोए कि वज़ीर आज़म साहब ने फिर बताया कि उनके इल्म में नहीं था कि FIR कट गई है। इस मुल्क में FIR कटाना कितना आसान काम है, ये एक आम शहरी से पूछें, चलो कट गई, फिर आप उसका भी पता चल गया बंदा कौन है, नामालूम शख्स, बल्कि नामालूम शख्स जो पाकिस्तान के अंदर एक 70 साल से हमारी जड़ों में पड़े हुए हैं, वो उसके भी उसको सारे रिलेशन पता चल गया कि किससे उसे ताल्लुक़ है, तहरीक इंसाफ से कितना है, किसी इदारे से कितना है या नहीं है। उसकी FIR जो है उसके बारे में वज़ीर आज़म को मुझे यकीन नहीं पता होगा, लेकिन ये तो पता होगा ना, वज़ीर आज़म है, किसी भी आदमी को पता होगा फिर किसने कटाई है। नदीम मलिक के प्रोग्राम में तो जनाब फरमा रहे थे कि आज अगर मुझे जनरल ज़हीरुल इस्लाम कहता तो मैं उसे सैक कर लेता, मैं आर्मी चीफ को सैक कर लूँगा। ये तो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ऐसा जहन किसी में तस्वुर आया भी है तो ये अल्फाज कहने मुश्किल होते थे, ये सुए अदब में आते थे, ये गुस्ताखी समझ आ जाती थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपने इन अल्फाज को अदा करके हमें भी मौका दिया है कि हम आपके अल्फाज को दोहरा सकें कि आप ज़हीरुल इस्लाम को सैक कर लेते। तो जनाब ये FIR आपकी मर्ज़ी के बगैर कटी है, तहकीक करवा लें, और जिन्होंने कटवाई है जिस लेवल के वो लोग हैं, छोटे लेवल के हैं या बड़े लेवल के, उनको जाके सैक कर लें। चूँकि नदीम मलिक की तकरीर भी आपके इल्म में नहीं था कि किसने लिखी है और मैं पढ़ दी है, क्योंकि आपको किसी बात का इल्म नहीं है। बिल्कुल ऐसा इकबाल साहब सही फरमा रहे हैं, ये मेरा टॉपिक नहीं था, लेकिन उस तकरीर उसके अंदर जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को नामज़द किया गया है, 3 जर्नैलों को भी छोड़ दें, इससे ज़हनी इखलाकी बांझपन नज़र आता है। क्या बीती है, 3 फिक्र उन्होंने अपनी ट्वीट में, एक इंतहाई काबिल एहतराम डाई हार्ट पाकिस्तानी, एक इंतहाई ज़ीरक और इंतहाई समझदार फ़हम और फरासत वाला सियासतदान राजा फारूक हैदर क्या फरमाते हैं, कहते हैं मुझे अब अपने कश्मीर दोस्त भारत मुखालिफ होने वाली हैसियत पे मुझे खौफ महसूस हो रहा है कि कहीं पे इसी वजह से तो मेरा मक्कू नहीं ठप्पा जा रहा। मैं एक तबसरा इसलिए करना चाहता हूँ कि ये मेरा टॉपिक असल में यही रहेगा। हालात चूँकि ऐसे
गंभीर हो चुके हैं कि हमें रोज़ाना जो है करंट अफेयर्स के जो आ रहे हैं अगले सारे दिनों में, जो लगता है कि इवेंट्स जो है वो सियासी होने, तो हमने ये बातें रोज़ाना रिपीट करनी है। लेकिन असल में मौजूद था ये पाकिस्तान जो है जिस तरीके से बैन-अक़वामी साजिशों में घिरा हुआ था, जिस तरीके से कश्मीर में हड़प कर लिया गया था, अब वो बड़े आराम से वो एक साइड पे लग गया है क्यों हमने उससे इश्यूज हमने और ढूंढ लिए। यूनाइटेड नेशन में हमने भेजा कश्मीर के लिए था, इस्लाम की तबलीग करके वापस आ गए, ये सारी बातें अलग। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि उसके जो जिस एक मक्कू ठप्पा जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान को सूबे बनाने का शोशा, राजा फारूक हैदर साहब के खिलाफ FIR, ये एक ऐसी साजिश है कि जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि किसी न किसी को, अगर कोई भी कहीं पे बैठा है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जो पाकिस्तान के बारे में सोच रहा है, जो पाकिस्तान के बारे में फिक्रमंद है, उसके बाद ताकत भी है, उसके बाद इख्तियारात भी हैं, वो ज़रूर तहकीकात करे, चाहे वो मेरे से में है, चाहे मेरे ऊपर है, चाहे मेरे नीचे है, चाहे मेरे साथ बैठता है। किसी कतई नज़र किसी बंदे को भी अगर अकल आ जाती है तो वो अपनी तौर पे एक्टिव हो और वो ये बातें बताए कि ये क्या हो रहा है इस्लामाबाद के ऐवानों में या इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के शहरों में, क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या एक मुसीबत आ रही है। अब आ जाएं जी कि अपोजिशन की तहरीक, अपोजिशन के पास इस वक्त ये तहरीक चलेगी, तो ये मेरी प्रिडिक्शन है कि इस तहरीक ने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा देना है। पहले तो मैं एक मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप इस तहरीक को मुअस्सर बनाएंगे अगर आपने इसकी पॉलिटिकल सियासी प्लानिंग सही की, अगर आपने लोगों तक बरवक्त इत्तलात दी। ऐसे ना हो कि जैसे कराची में कोई जुलूस निकल रहा है तो शाम को पता चलता है जुलूस से बाद, या कोई लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग ने कोई एहतजाज किया है तो मैं गुजर रहा था, क्या हो रहा है, कहते हैं जी आप मुस्लिम लीग का एहतजाज, यानी कि किसी को मीडिया के लोगों में खबर नहीं है कि कोई एहतजाज कर रहा है। तो उसमें कई दफ़ा हमारी नाअहली, हमारी नालायकी, हमारी सुस्ती की वजह से कुछ चीज़ मुतासर हो सकती है। इसलिए आपने इसमें से कोई भी काहली अपोजिशन को नहीं करनी चाहिए। तो उसमें पहली तो बात यह है जी कि उसको भरपूर तरीके से, उसको साइंटिफिक तरीके से मुनज़्ज़म करके उसको मौसर बना के सामने करें। लोगों ने खुद ही ढूंढ लेना है, सारे लोगों ने मालूम कर लिया कि आपने किस दिन कहाँ जलसा करना है। मैं पहले देख चुका हूँ कि साल पहले मरीम नवाज़ के 1-2 जलसे जब मैं मियाँ वाली जा रहा था, गुजर हुआ था, मुझे पता है कि पब्लिक किस तरीके से बाहर निकली थी और फिर उनके लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी कि वो मरीम नवाज़ को जेल में डाल दें। अब भी डालेंगे, वो सब दर्जों डाल देंगे। तहरीकें कभी उससे नहीं रुकती। मैंने बताया कि मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो 3 तहरीकें प्रैक्टिकली उनका अंदर देख चुका हूँ और अयूब खान की तहरीक में मैं कम मौसर तरीके से हिस्सा नहीं लिया। और मैंने मैं किसी PNA की तहरीक में सारी लीडरशिप गिरफ्तार कर ली गई थी, सारी लीडरशिप। जो वो 2.5 महीने तहरीक चली थी, गो मार्शल पे वो मुंतज जो इतनी इख्तिताम हुआ था, लेकिन उसके अंदर लीडर्स नहीं थे। चुनाचे ये बात ज़हन में रखें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीडिया आपको तो, अपोजिशन को तो सोशल मीडिया की सहूलत हासिल है। मैं यूट्यूब चैनल जब शुरू कर रहा था तो मुझे मेरे मैनेजर ने बताया कि जनाब ये आपको 6 महीने तक, फिर जो पुराने चैनल चला रहे थे कि जी 6 महीने तक आपको अगर 1000 व्यूअर ना मिले तो आपने कोई डिजेक्टेड नहीं होना। तो लोगों की तलब है, वो ये बता रही है कि मेरे लिए नहीं है, वो इस वक्त ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इस वक्त ये जो मशीरान करामान की ये जो टिड्डी दल फोर्स उड़ाना आती है और उन्हें मेन मीडिया को बंदूक के ऊपर उन्हें ऑक्यूपाई करके बैठ के उन्हें कब्जा किया हुआ है और उसके पास रेंटे दानिश्वर जो हैं, जो अखबारों में कॉलम लिख रहे हैं, जो टीवी बैठे हैं, जो उधार पे मिले हुए हैं या किराए पे मिले हुए हैं, वो आके अपनी जो झूठी दानिश्वरी, झूठ फरेब मकनाम कर रहे हैं। तो उसकी मौजूदगी में सोशल मीडिया पे जो काउंटर नैरेटिव है, सच बात बताने वाला आदमी है, चाहे सच बात जो हक में जाए मुखालफत में जाए, तो उसको आगे फैलाने वाला बंदा है, उसकी बहुत कमी हो गई है। चुनाचे जो बंदा जब शुरू करता है, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे चैनल को लोग जो है हाथों हाथ ले रहे हैं, मेरी तवक्कुआत से बहुत बढ़ के मेरी पजीराई हुई है। तो ये एनकरेजमेंट है अपोजिशन के लिए। चुनाचे आप इससे बिल्कुल ना घबराएं। PNA की मूवमेंट में एक अखबार के अंदर 2 लाइन की खबर अंदर नहीं लग सकती थी, सिवाय BBC से खबर आती थी कि कहाँ से जुलूस निकल रहा है। BBC के प्रोग्राम रात, उर्दू प्रोग्राम सैरबीन में। तो चुनाचे ये बिल्कुल फिक्र ना करें। एक चीज़ बड़ी अहम है कि पंजाब के अंदर खुदा के वास्ते लीड मरियम को करने दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल में इखलास है हुकूमत के खिलाफ, सिंध के अंदर लीड बिलावल को करने दें।
और तरतीब उसी तरीके हराकी बना दें। केपी के अंदर लीड फजल रहमान साहब करने दें, बलूचिस्तान में लीड फजल रहमान साहब करने दें, कहीं अचक जई साहब भी आ सकते हैं, मौसर हो सकते हैं। पंजाब के अंदर भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे साउथ पंजाब जो छोटे शहर हैं वहाँ पे फजल रहमान साहब भी मौसर हो सकते हैं। लेकिन मैं यकीन बताता हूँ कि मरियम साहिबा का निकलना जो है वो आग लगा देगा। ये एक लोगों की साइकी होती है। चुनाचे जहन में ये रखें कि इस तरतीब में बड़ी अहमियत है, ये इसको ना भूलें कि क्राउड आपका इंटैक्ट रहेगा। अगर बिलावल तकरीर करके चले गए सिंध में, क्राउड साथ आज ले जाएगा। अगर मरियम तकरीर करके चली गई, क्राउड आपका निकल जाएगा। मुस्लिम लीग नून के लीडर तकरीर करके चले गए, मरियम नहीं है शायद खान अब्बास भी आखिरी तकरीर कराए, तो क्राउड आपका आधा चला जाएगा। क्राउड की साइकी होती है, हर बंदा एक लीडर के साथ है। चुनाचे फजल रहमान साहब का क्राउड जहाँ मिलेगा। फिर आप ये देखें कि पंजाब के अंदर एक और खास साइकी है। ये वो सूबा है कि जिसकी नफ्सियात मेरा ख्याल है, मैंने कम अज़ कम किसी दानिशा से नहीं सुनी, मेरा जो मुशाहिदा है मैं इसके ऊपर कायम हूँ। हमेशा कहता हूँ कि इसके अंदर जो बंदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा होता है, हमारे कराची के दोस्त कई दफ़े इस बात को मानने पर तैयार नहीं होते, शायद वो दूर बैठे हैं। यहाँ के दानिशवर भी इस बात का तय नहीं करते कि ये सूबा जो है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है हमेशा सियासी तरीक़ों को पिजराई बचता है। भुट्टो साहब एक आम आदमी थे 67 से पहले, पंजाब में उनका नाम किसी ने नहीं सुना हुआ था। वो सिंध के लीडर थे। सिंध से उनको सीटें मिली थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वडेरों की अपनी सीट थी, पॉपुलैरिटी भी नहीं मिली थी। एक सूबे ने उन्होंने पिजराई बख्शी थी और वो पूरे मुल्क के लीडर बन गए, तो पंजाब था। नवाज शरीफ साहब ने, जो कि बिल्कुल इजाज़ुल हक साहब सही कहते हैं कि उनके वालिद साहब ने अपने हाथ से पौधा लगाया, अपनी ज़िंदगी उनको दे के गए और वो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे। लेकिन 93 के अंदर जैसे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाई, उनको एक पब्लिक पिजराई मिली। ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सोचने के लम्हे फिक्र सोचने का मकाम है। आगे क्या है कि 2007 में इफ्तिखार चौधरी साहब निकलते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना लोगों के साथ उनका कोई कॉन्टैक्ट है, ना कोई और चीज़ है। लेकिन जैसे वो सामने आते हैं, लोग उनको हाथों हाथ ले लेते हैं और वो गाड़ी के अंदर से थोड़ा हाथ हिलाते हैं। क्यों कि एक, और ये सारा पंजाब में था। भुट्टो साहब ने 5 या 6 सीट पर इलेक्शन लड़ा था, एक सीट हारी थी वो DI खान में। तो जहाँ सिंध की अपनी आबाई सीट जीती थी, जो उनका बाप जीतते रहे थे, या उन्होंने पंजाब के अंदर सीटें जीती और जहाँ से भी खड़े हुए थे पंजाब में उनको पिजराई मिली। जिसने भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ स्टैंड लिया है पंजाब में सियासत के ऊपर, पंजाब बाकी चीज़ों में पाकिस्तान से बढ़ के जो है ना अपने एस्टेब्लिशमेंट से मोहब्बत करता है। सियासत के ऊपर पंजाब का एक ऐसा मिजाज है जो मैंने देखा है कि जब आप दिखाते हैं तो आम पब्लिक में पॉपुलर हो जाते हैं। इमरान खान को भी इस बात का पता है। इमरान खान भी यही स्पेस चाहता था। अगर आप उसको ना निकलते तो ये लड़ाई इमरान खान ने लड़नी थी, लड़ पड़ चुका होता अब तक एक बुजदार के ऊपर। मैं कह चुका अपनी एक वीडियो में, और वो ये स्पेस लेता कि उसे पता है कि एस्टेब्लिशमेंट को आगे दिखा के वो भुट्टो से दुगना मकाम पा सकते हैं, वो नवाज शरीफ से दुगनी पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सीटें अब ऑक्यूपाइड है। पंजाब के अंदर जो स्पेस है वो नवाज शरीफ के पास के कब्जे इस्तबदाद में है। नवाज शरीफ से वो आराम से मरियम की तरफ मुंतकिल हो चुकी है। बाकी भी मुस्लिम के लीडर जो है सारे, उनका बड़ा नाम है, सारी कुर्बानी है। चुनाचे पंजाब के अंदर आपने जो है ये देखना है कि मरियम लीड करे, और यही आपकी है। और फिर उसके बाद 2018 में उसी बात को मुकम्मल कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक लिखाई या खलाई मखलूक या वोट को इज्जत दो, तो ज़ाहिर है वो कोई इमरान खान से तो नहीं मांग रहे थे। वो जिन्होंने, उनका ख्याल था कि RTS इमरान खान ने तो बंद नहीं किया था, जिन्होंने RTS बंद किया, जिन्होंने वो सारे इलेक्शन कराए, जिन्होंने कहा थे वतीज़ो मंतशाओ तज़िल्लो मंतशाओ, और जिन्होंने कहा कि जमहूरियत जीत गई है, तो उस जमहूरियत को लोगों ने कबूल किया या नहीं किया, ये बहस है जो आज तक उसके ऊपर बात नहीं हो रही है और बात होती रहेगी और इसका मजाक उड़ाया जाता रहेगा। चुनाचे ये एक ऐसी चीज़ है कि एस्टेब्लिशमेंट के सामने इस तरह चलना, ये आपको पब्लिक जो है सियासत के अंदर किसी इदारे को ये इजाज़त नहीं देती कि वो उनकी मुखालिफ पार्टी के साथ नज़र आए और ये बहाना करे कि हम हुकूमत के साथ हैं। अब 3 चीज़ें हो सकती हैं मुमकिन इस तहरीक में। अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक जब शुरू हो चुके हैं जो, और चंद दिन बाद गुजरांवाला में उनका शो डाउन है, तो इस वक्त 3 ऑप्शन आती है सियासी। पहली ऑप्शन तो यह है कि चूँकि ताकत के जो बड़े सेंटर जिनके इक़्तिदार है, एक इस्लामाबाद में, दूसरा रावलपिंडी में, तो इस्लाम जो, और बार बार मशीरान बता रहे हैं हमें जो टिड्डी दल है हुकूमत के, कि हमारी असल ताकत जो है, वज़ीर-ए-आज़म खुद कह चुके हैं कि मेरी असल ताकत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है और हम एक ही पेज पे, और वो हुकूमत के रहम करम पे होना भी चाहिए। बज़ाहिर तो यही किताबी बात तो यही है, आईनी बात भी है।
अब इस सूरत में इसका मतलब यह है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे रहते हैं, ये ऑप्शन पहली है, और वो अपोजिशन को क्रश करते हैं और वो उसको या सफहस्ती से मिटा देंगे और हमेशा हमेशा के लिए अगले 100 साल के लिए एक इक़्तिदार अपना कायम कर जाएंगे, या वह उस अपोजिशन टकरा के जिनके पीछे अवाम का ठाटे माटर समुद्र होगा उसके सामने जब बिगड़ेंगे तो मशरक़ी पाकिस्तान वाले हालात, हमेशा मैं कहता हूँ 1971 मेरी जब भी कोई प्रोग्राम सुने तो जो बेचारे नौजवान हैं 1971 में साने मशरक़ी पाकिस्तान जो है उसको ज़रूर देखें, उसको पढ़ें, उसके बारे में देखेंगे उसको क्या मुल्क के हालात है, तब भी आप इस मुल्क के लिए कोई हेल्प कर सकते हैं या इस मुल्क के लिए अपने जज्बात जो है उसके अंदर हिस्सा डाल सकते हैं। क्योंकि हम ऐसे दोराए पे नहीं हैं कि यहाँ पे कोई मामूली कोई सियासी तब्दीली है, हम ऐसे दोराए पे हैं जिसमें पाकिस्तान ने या कायम रहना हमेशा हमेशा के लिए मजबूत होकर या पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज होना, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। तो पहली ऑप्शन कि वो एक पेज पे नजर आए और अपोजिशन को क्रश करें। दूसरी ऑप्शन, अब एस्टेब्लिशमेंट जो कि सबसे ताकतवर चीज़ है और उनकी जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में थे तो सारे दायरे हर एक को पता है कि GIT बनी है या एस्टेब्लिशमेंट के जो FIA है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या हमारा और भी कई निज़ाम है, कोई तौहीन ना हो जाए किसी जगह की, तो सारे को पता है कि अल्टीमेटली चाहे वो नैब है, किसी को मर्जी जो मर्जी बनाए, इमरान खान को अपॉइंटमेंट कर दे, नवाज शरीफ कर दे, शाहिद खाकान कर दे, जरदारी साहब कर दे, अल्टीमेटली वो बंदे जो होते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर इदारा है। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो ज़बरदस्ती इमरान खान को और अपोजिशन को एक पेज पे लाए। जाहिर है उस पेज में वही हो जो भुट्टो साहब के और PNA के मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन उसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल ये था कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का ये रोल हो कि इन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो और इंसाफ पे मबनी कामयाब हो, इंसाफ होता नजर आए। ये पाकिस्तान के बचने का दूसरा तरीका है और ये एक ऑप्शन है। तीसरी ऑप्शन ये है जो PNA की मूवमेंट में हुआ था 1977 में कि जब फजल रहमान साहब, देखिए अजीब इत्तफाक है कि PNA के सरबराह थे मुफ्ती महमूद साहब, फजल रहमान साहब के वालिद साहब, और बड़े बड़े नाम थे उसमें से, 9 सितारे कहते थे, 9 बड़ी पार्टीज थी। और वो जब मुज़ाकरात कर रहे थे मुफ्ती महमूद साहब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आमने सामने बैठे, तो एस्टेब्लिशमेंट जो है उन मुज़ाकरात को अंडरमाइन कर रही थी, क्योंकि उन मुज़ाकरात के अंदर में एक कौसनियाई साहब की किताब है ऑनलाइन कट गई और उससे सबसे ज़्यादा मुस्तनद किताब है प्रोफेसर जो गफूर साहब की, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें बताया था कि मुज़ाकरात जो है हमारे और भुट्टो साहब के मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट चूँकि बिगाड़ की ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी तो नतीजा ये निकला कि जब वो ऐन करीब थे तो भुट्टो साहब की थोड़ी सी चालाकी में डिले किया कुछ ज़्यादा रायत लेने के, तो उन्होंने पाकिस्तान मार्शल के हवाले हो गया। फिर वो तारीख भी हमारे सामने है। तो इसमें तीसरी ऑप्शन ये है कि एस्टेब्लिशमेंट हालात को बिगड़ने दे और फिर मार्शल लगा दे। ये हालात जो हैं इनमें 3 ऑप्शन है। मेरी एक बिल्कुल दर्दमंदाना अपील है पाकिस्तानी के लिहाज से कि ऑप्शन नंबर 2 जो है, जो मैंने कही है, इसको बार बार देखें। इसी में पाकिस्तान की जीत है, किसी की कोई सुप्की नहीं है। अगर आप खैर बख्श मरी को, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी हुई है, जिसके ऊपर आप हथियारों की बमबारी कर चुके हैं, अगर उसको आप C-130 में ला सकते हैं और वापस उनको पाकिस्तान में सेटल करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि खुले पाकिस्तानी गद्दार थे और आखिर तक पाकिस्तान के बारे में कलमा हक कहने के लिए तैयार नहीं थे, तो ये आपके सारे ये आप ही के अपने लोग हैं। ये कभी न कभी आपके हर्ड्स में थे, आपके रेवड़ में से सारे सियासतदान थे। इन्होंने हमेशा ताउन किया, 2.5 साल ये एस्टेब्लिशमेंट से ताउन करते रहे हैं। एक्सटेंशन मैंने वोट दिया, इसका मतलब यह है कि इन्होंने किसी काम में जब APS पे हुआ तहरीक इंसाफ समेत सारी पार्टीज आ गई, तो इसके अंदर ये मतलब है कि जब आप इनके ऊपर को रखते हैं तो आपने तो आईनी तरमीम भी करवा लेते हैं अपने मफादात के लिए। तो इससे बड़ा मफाद क्या है कि आप दोनों पेज पे चलाएं, इंसाफ पे मबनी बरहक इनका फैसला करें। आखिरी बात, और मेरी बात बांध लें, कि 13 दिसंबर को अगर इसमें तब्दीली ना आई, और तब्दीली आएगी तो उसी भी एक ही वजह होगी, नवाज शरीफ साहब का अमकान है वो पाकिस्तान वापस आ जाए। आप उसको लाहौर से गिरफ्तार करके अडयाला ले जाएंगे, रावलपिंडी, तो वो जो पूरा पाकिस्तान है वो इस्लामाबाद साथ पहुंचेगा। ये बात 2014 मैंने लोगों को बताई थी कि ऐसे हालात में अवाम चल पड़ती है, आपको ज़हन में रखना होगा। ये 13 जुलाई नहीं है जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने दानिशमंदी, हिकमत
या कोई जिसको कहना चाहिए कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके जो मुस्लिम लीग के हज़ारों बंदे इकट्ठे हुए थे उनको एयरपोर्ट नहीं जाने दिया था। शायद मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा किया था, मगर इल्ज़ाम हमेशा मुस्लिम लीग पे लगता कि वो टकराव की तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो टकराव कल हो रहा है, कल से मुराद अगले कुछ महीनों में, इसकी जिम्मेदार ना अपोजिशन को उठाया जा सकता है, झूठ बोल के खुद फरेबी से आप अपने को कुछ कर सकते हो, ना उन लोगों को जो इस वक्त अपोजिशन के साथ मीडिया में मौसर हैं। ये टकराव जो है 2.5 साल उन्होंने अपनी अपनी इज्जतें कुर्बान की, आप लोगों के साथ ताउन किया, उसका ये नतीजा निकला कि उन्होंने अपने अपने करेक्ट एसोसिएशन करवाई मीडिया से, लाखों करोड़ों घंटे आपने उनको गाली में लगाया। अब आप तो को रखें कि 13 दिसंबर को जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान लैंड कर रहे होंगे, पूरा पाकिस्तान उस जलसे में आएगा, मेरा जिस्म कांप जाता है। फिर मैं कहता हूं कि 2018 फरवरी या मार्च में जंग में मेरे कॉलम लिखा था और आज के हालात की निशानदेही कर ली थी। आप देखें, ना मैं नजूमी हूं, ना मेरे पास वो क्रिस्टल बॉल है, सिर्फ हालात को देख के जो पास्ट हमारी हिस्ट्री है तजिया करता हूं, हाजिर है। मेरा ख्याल है कि अमल की राह मैंने बता दी है। अगर इसमें से किसी की चीज़ को काम की मिल जाए तो अल्लाह के वास्ते उसको बांध दें अपनी उसके साथ। वमा अलैना इल्लल बलाग।